कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। उसके बाद भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। साथ में देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। उसके बाद देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु। उसके बाद देखेंगे भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। और साथ ही साथ देखेंगे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और इन सब टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट में हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपना पहला टॉपिक भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो जो पूरा भारत का एरिया है ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये संख्या आपको याद रखनी है। तो इस संख्या को आपको याद रखने में आसानी कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये पूरी संख्या आप देख रहे हैं ये 3 से शुरू हो रही है और 3 से ही ख़त्म हो रही है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब भी आपके आगे ऑप्शन आएगा तो आपको पता होगा कि जो क्षेत्रफल है ये 3 से शुरू होगा और 3 से ही ख़त्म होगा। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, भारत जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले 6 कौन कौन से देश हैं वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है रूस। पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है चीन। चौथे नंबर पे अमेरिका। 5वें नंबर पर ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। तो ये आपको क्रम याद रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें ये पूछा जा रहा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो हम ये क्रम याद रख पाएंगे तभी हमको पता होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, इसे हम ईजिली याद रख सकते हैं। हो सकता है आपको पता भी हो। तो ये ट्रिक है रुक चीन अब भारत। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? रुक, तो पहले रूस है, रूस कहाँ से है? कनाडा, ये हुआ रुक। उसके बाद है चीन, तो तीसरे नंबर पे है चीन। उसके बाद है अब, तो आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील। तो रुक चीन अब ख़त्म हो गया। अब बचा आ, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में है भारत। रुक चीन अब आ भारत। तो ये आप पूरे के पूरे 7 देश इससे याद कर सकते हैं। तो हमने क्षेत्रफल के हिसाब से तो देख लिया। अब देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में। दूसरे नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत का विस्तार। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखिएगा कि पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के हिसाब से वो 2.42% है। और इसकी जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जो हमारे पास एरिया है ये पूरी दुनिया का एरिया का 2.42% है, पर जो जनसंख्या है ये 17.5% है। और ये जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। हो सकता है अब जब जनगणना होगी तो ये बढ़ भी सकती है। तो इतना कुछ आपको जानना है भारत के क्षेत्रफल से। उसके बाद हम देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा कौन सी है? ये जो टोटल जो हमारे भारत की जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए देश हैं उनकी जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो जो हमारी जलीय सीमा है, जो ये वाली सीमा है समुद्र के साथ लगती है, ये कितनी है?
तो ये है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे। ये है मुख्य भूमि की जलीय सीमा। हमारे पास द्वीप समूह भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो इनको अगर मिला लिया जाए तो कुल जलीय सीमा हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है तो वो है 6100 किलोमीटर। पर अगर पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तब ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिल जाएंगे, तो हमारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। इसको आपको रटना नहीं है, बस एक दो बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, हमारी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। तो भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। तो हमारे कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिनकी सीमा है वो जलीय सीमा है, मतलब समुद्र के साथ लगती है। तो कौन कौन से ऐसे 9 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र। आपको अगर नक्शा याद होगा तो आपको पता ही लग जाएगा। देखिए, गुजरात लगता है, उसके बाद महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा है, ये भी समुद्र के साथ लगता है 3, उसके बाद कर्नाटक 4, केरल 5। अब इधर आइए, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, बचा पश्चिम बंगाल 9। तो 9 राज्य हो गए ना, ये समुद्र के साथ लगते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। वो कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप। ये जो हैं ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, और 9 राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना भारत की स्थिति और विस्तार। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह है ग्लोब। इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार। कुछ वर्टिकल रेखाएं हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। तो ये वैसे तो पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, पर वैज्ञानिकों ने कुछ ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। इसका भी अपना एक महत्व है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो हॉरिजॉन्टल रेखा है इस प्रकार, उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो वर्टिकल रेखाएं हैं, मतलब सीधी रेखाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो आप जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में, मतलब कि ग्लोब के जो पूरी मध्य में आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर, यह है भूमध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे साउथ में है मकर रेखा। तो 3 रेखा आपको पता होना चाहिए। जो बीचों बीच है यह है भूमध्य रेखा, और जो 23.5 डिग्री ऊपर है यह है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो मैंने आपको बताया था बीच में है भूमध्य रेखा, ये है। तो इसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो सारी कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइन है वो सभी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और इंग्लिश में इसे कहेंगे लैटिट्यूड लाइन। तो और आसान है इंग्लिश में याद करना, जो लेटी हुई लाइनें हैं इन्हें लैटिट्यूड लाइन कहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो जिस प्रकार बीचों बीच अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी प्रकार देशांतर रेखा भी 0 डिग्री पर है। इसे हम कहेंगे, ये उत्तरी ध्रुव है आपको पता है, और यह है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं इस प्रकार खींची गई हैं, उन्हें हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। तो ये उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो जो भारत है, भारत की हमारी स्थिति कहाँ पर है ग्लोब में? तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो भी देश हैं ये हैं उत्तरी गोलार्ध में, और जो नीचे इसके देश हैं ये हैं दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब ये पृथ्वी को समझ लो 2 भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार जो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये भी 2 भागों में बांटती हैं। जो इसके इस तरफ हैं इसे कहेंगे पूर्वी देशांतर, और जो इस तरफ के देश हैं इन्हें हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। मतलब कि ये पूर्वी देशांतर वाले देश हो जाएंगे और ये पश्चिमी देशांतर वाले देश हो जाएंगे। तो हमारा भारत कहाँ पर है? तो हमारा भारत है, ये आप ये देख रहे हैं, ये है भारत। तो ये देखिए, आप इक्वेटर के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ, और देशांतर के पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर में हुआ। तो जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आशा करता हूँ आपको इससे समझ आया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है, हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं। ये पूरे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो भारत के ऊपर से भी कुछ अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, बिल्कुल गुजरेंगी। तो जो भारत की स्थिति है कि भारत किन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के मध्य में है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अब हम देखते हैं। तो जो भारत का मुख्य भाग है, मतलब जो हमारा भारत का मुख्य भाग है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा। जो ऐसे ये ऊपर गोला बना है इसे हम डिग्री कहते हैं,
उसके बाद जो अक्षर लिखा है उसके बाद जो ऊपर ऐसे कोमा बनेगा उसे मिनट कहते हैं। तो जो भारत का मुख्य भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जैसे आप देख रहे हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो रेखा कही है ये है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है। और ऊपर जो है ये रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। याद रखिएगा ये हम ऊपर वाले को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा भारत था मैंने आपको पीछे बताया कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इनको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं ही कहेंगे। और जो ये रेखाएं हैं इन्हें हम कौन सी रेखाएं कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। क्यों? मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। तो जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी सभी रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में। और देशांतर रेखा के बीच में देखते हैं कहाँ पर है। तो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच। ये हमारी भारत की स्थिति। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है घुमा फिरा के कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। जिसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। वैसे तो आपको याद हो जाएगा अगर 2-3 बार देख लेंगे। आपको इसको याद करने का तरीका भी है, देखो इसको आप ऐसे याद करेंगे। पूरा डिजिट तो आपको याद नहीं होगा, बस 2-2 डिजिट पकड़िए। 37-84 37-84 2-3 बार बोलेंगे। 37-84 और 68-97 68-97 37-84 68-97 इस प्रकार याद करेगा। मिनट और डिग्री छोड़ दीजिए, बस आप डिजिट याद करिए। 37-84 68-97 37-84 68-97। और अगर आपको एक भी डिजिट पता होगा तब भी आप काम चल जाएगा। मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ इसको याद कैसे करेंगे। जब भी आपको ऑप्शन आएंगे वहाँ पर 2 डिजिट इसके आएंगे कि पूर्वी देशांतर से लेकर इतने पूर्वी देशांतर के बीच में है। जैसा कि उदाहरण के रूप में आप देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? जब भी हमारा ऑप्शन आएगा आप लिख रहेंगे, बस 2 ही डिजिट लिखना है आपको, 68 और 97। तो आप देखेंगे अगर इनको क्रॉस में देखेंगे तो एक ऐड हो रहा है। 6 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 7 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा ये ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर दूसरा ऑप्शन कोई होगा तो वहाँ पर ऐसा लिखा होगा 67 72, तो वहाँ पर अगर आप तिरछा गुना करें ऐड करेंगे तो एक ऐड नहीं होगा। पर इसमें देखिए 1 ऐड हो रहा है ना, 6 को ऐड करेंगे 1 7 और 8 में 1 ऐड करेंगे 9। उसी प्रकार दूसरे में भी हो रहा है। उत्तरी अक्षांश देखिए 37 है और 84 है। मैंने आपको कहा 2-2 डिजिट लीजिए, 37 और 84। तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और 7 में 1 ऐड करेंगे 8। तो इसमें भी 1 ही ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार अगर आप कई बार भूल भी जाएंगे तो आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ये ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। अगर कई बार आप भूल गए तब ये आप आजमा कर देख लेना। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो समय मानक रेखा होती है कैसे पता लगता है कि भारत में कितना समय हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में कोई और समय होता है, ये कैसे निर्धारण किया जाता है। तो इसका निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्रीनविच मीन टाइम और हिंदी में कहते हैं ग्रीनविच माध्य समय। यहाँ पर आएगा ग्रीनविच, तो ग्रीनविच माध्य समय। तो ये क्या होता है अब मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले आप इतना जान लीजिए कि जो GMT यानी कि ग्रीनविच माध्य समय है इसी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। इसमें कैसा आकलन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि ग्लोब पर जो सीधी रेखाएं हैं ये हैं सब देशांतर रेखाएं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो 0 डिग्री की रेखा है ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो इसके आगे जितने भी देश आएंगे इनमें जो समय चलेगा वो प्लस में चलेगा। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जो मान लीजिए जो 0 डिग्री के समय रेखा है यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। तो इसके आगे जो भी जितने भी देश आएंगे ये 0 डिग्री पर है, आगे जैसे 15 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आगे जितने भी देश हैं इसमें प्लस में टाइम चलेगा। 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 1 बजेंगे 2 बजेंगे 3 बजेंगे। और जो 0 डिग्री के पीछे वाले देश हैं, इस तरफ के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर 12 बजे से पहले का समय होगा। मान लीजिए 11 बजे 10 बजे। ये देशांतर रेखाओं पर निर्भर करेगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कितना समय होगा। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व में जितने भी देश हैं वो समय आगे रहेगा और पश्चिम में जितने भी देश हैं उनका समय पीछे रहेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सूरज होता है ये पूर्व में उगता है, तो पहले रोशनी कहाँ पर पड़ेगी? तो पहले इधर पड़ेगी ना पूर्व में, इसलिए इनका समय आगे होगा और पश्चिम में जो समय होगा इनका पीछे होगा। तो जो 1 डिग्री देशांतर रेखा होता है इसमें 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके आगे 1 भी होगी 15 डिग्री भी होगी, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का समय का फ़र्क पड़ता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 60 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जब यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं मान लो, तो जो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर कोई देश होगा
जितने भी देश होंगे, मतलब ये पूरी सीधी रेखा है, इस पर बहुत से देश होंगे, तो जो 15 डिग्री देशांतर रेखा पे देश होंगे वो 60 मिनट आगे होंगे, मतलब वहाँ पर रात का 1 बज रहा होगा। तो आगे इसी प्रकार जो 30 डिग्री देशांतर रेखा पे होंगे वहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो वहाँ पर 2 बज रहा होगा। अगर हम पीछे देखें, पश्चिम की तरफ देखें, तो जो 0 डिग्री है इसी प्रकार यहाँ भी 15 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर 11 बज रहे होंगे, क्योंकि 1 घंटा पीछे समय चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व में जितने देश होंगे वहाँ पर समय आगे होगा, और इससे पश्चिम में जितने देश होंगे समय पीछे होगा। फ़र्क कितना होगा, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की रेखा के बाद हम देखते हैं अपनी भारत की मानक समय रेखा कि भारत में कौन सा टाइम जोन है। तो भारत में जो देशांतर रेखा है, जो हम अपना समय मानक समय रेखा मानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर देश के ऊपर से स्थानीय देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, कई देशांतर रेखाएं, तो जो हम अपना टाइम जोन मानते हैं ये मानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और ये भारत की जो मानक समय रेखा है ये GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। हमने पीछे देखा ना, ये 0 डिग्री है, जो इसके आगे देश होंगे इनका टाइम आगे होगा। तो जो भारत हमारा कहाँ पर है, तो भारत हमारा यहाँ पर है, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, और 15 डिग्री पर 60 मिनट का, तो हमारा कितने डिग्री आगे है, तो 82 डिग्री आगे है। तो इसी प्रकार अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटा टाइम हमारा आगे है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि GMT से भारत का मानक समय रेखा कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हम अपने भारत में एक ही टाइम जोन मानते हैं, मतलब पूरे भारत में एक ही समय रेखा है, बस इस रेखा से हैं हम पूरे भारत का टाइम डिसाइड करते हैं। पर अमेरिका में देखा जाए तो 11 टाइम जोन है, रशिया में भी 11 टाइम जोन है, पर भारत में एक ही टाइम जोन है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत को 2 टाइम जोन मानने चाहिए। उनका तर्क भी सही है, क्योंकि जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर 4 बजे ही सुबह हो जाती है, मतलब कि 4 बजे सूरज निकल जाता है, और ये जो बाकी बचा हुआ भारत का भाग है यहाँ लगभग 6 बजे सूरज निकलता है। तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से और बाकी इस एरिया से। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत को 2 टाइम जोन मानने चाहिए। पर अभी भारत सरकार कितने टाइम जोन मानती है, तो एक ही टाइम जोन मानती है, और वो कौन सी देशांतर रेखा है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सीधी रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये आती है, अब देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद ये आती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। एक बार और देख लीजिए, सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, अब अपने दिमाग में नक्शे को रखिए, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा का कुछ भाग, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो अभी हमने पीछे मानचित्र में देखा कि 0 डिग्री जो इक्वेटर रेखा थी यानी कि भूमध्य रेखा थी, उसके 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा थी, तो वो कर्क रेखा थी। और वो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल 8 राज्य हैं। इनके लिए हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्यों के ऊपर से होकर गुजरती है। तो जो भारत का नक्शा है ये तो हमें पता ही होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर दीवार पर भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा ये दोनों लगा होना चाहिए। और जो भारत का नक्शा है ये आपके दिल और दिमाग दोनों में छपा होना चाहिए। तो एक एक राज्य से आप वाकिफ़ होने चाहिए, तभी आप समझ लो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ हमें ट्रिक से नहीं रटनी चाहिए हर चीज़ों को, इसे हम ऐसे ही देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है ये बीचों बीच होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, गुजरात। तो गुजरात के बाद ये आगे देखिए राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो उसके बाद है त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के 2 ही राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फिर से देखिए नंबर 1 पे है गुजरात, गुजरात के आगे थोड़ा आगे जाइए तो राजस्थान, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा लगता है। तो राजस्थान का यही अक्सर हम भूल जाते हैं राजस्थान को ही, क्योंकि इसका थोड़ा सा हिस्सा लगता है। तो राजस्थान के बीचों बीच से जा रही है तो मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, क्योंकि बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे थोड़ा सा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और लास्ट में है मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। देखते हैं
भारत के दूरस्थ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम क्वेश्चन में भी इसको देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी छोर यानी कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये है इंदिरा कोल। ये सियाचिन में है, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था, अब जो सियाचिन है ये लद्दाख के अंदर है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा कोल। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका जो निकोबार द्वीप समूह है उसी में है इंदिरा पॉइंट। तो उत्तरी इंदिरा कोल से दक्षिणी खत्म हुआ इंदिरा पॉइंट में। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है, तो यह है सर क्रीक, गुजरात में है सर क्रीक। और सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसमें याद रखिएगा दो हैं, एक किबिथु और वलांगू। कई बार एग्जाम में किबिथु ऑप्शन में दिया होता है तो आप किबिथु को लगाएंगे, और जब एग्जाम में वलांगू ऑप्शन में दिया होगा तो वलांगू को लगाएंगे। इनमें विवाद है, पर ज़्यादातर वलांगू सही है क्योंकि ये आगे है, पर किबिथु भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किबिथु और वलांगू ये दोनों आप याद रखिएगा। ये है पूर्वी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी सर क्रीक और पूर्वी किबिथु और वलांगू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो सीमावर्ती देश कौन से होते हैं और पड़ोसी देश कौन से होते हैं। तो सीमावर्ती देश वो हैं जिनसे भारत का बॉर्डर लगता है, मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की स्थलीय सीमाएं, याद रखेगा, जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है उन्हें सीमावर्ती देश कहते हैं। तो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनसे भारत की स्थलीय यानी कि सीमा लगती है, बॉर्डर लगता है, तो ये सीमावर्ती देश है। पर पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश हैं 9। जब बात है सीमावर्ती देश की तो वो हैं 7, और जब बात है भारत के पड़ोसी देशों की तो वो हैं 9। तो 2 और इंक्लूड हो जाएंगे, सीमावर्ती देश तो रहेंगे 7, साथ में श्रीलंका और मालदीव, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इनसे भारत की समुद्री सीमा लगती है ना, श्रीलंका और मालदीव से, तो ये भी तो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो याद रखिएगा, जब पड़ोसी देश पूछा जाए तो 9 हैं, पर सीमावर्ती देश हैं 7। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। ये दोनों याद रखिएगा। तो हमने सीमावर्ती देश और पड़ोसी देश देख लिए। अब हम देखते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान से, भूटान से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, हम वो भी अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं। अब इसके लिए कोई ट्रिक आप मत पूछना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो भारत का नक्शा है ये तो आपके दिल और दिमाग में छपा होना चाहिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हर चीज़ें आप ट्रिक से नहीं याद कर सकते हैं, और कितनी ट्रिक आप याद करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं। तो ये इधर है पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर है लद्दाख, पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब याद रखिएगा अब लद्दाख भी है। तो लद्दाख दूसरे नंबर पे है, अब देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये पंजाब का एरिया लग रहा है, साथ में राजस्थान है और गुजरात है। ये तो आसानी है ना, लद्दाख सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पे अगर आप दिमाग में देखेंगे, नक्शे को रखेंगे, तो जम्मू कश्मीर है, तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे राजस्थान और 5वें नंबर पे गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के बाद हम देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से, तो इधर आप देखिए ये है पूरा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है, तो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ, तो पश्चिम बंगाल तो हो गई, एक तो वो हो गया। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं मेघालय, मेघा से बारिश होती है ऊपर, तो ऊपर तो मेघालय है, 2 ये हो गए। तीसरे नंबर पे असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 3 ये हैं। तो कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 नॉर्थ ईस्ट के, और ऊपर मेघालय तो है ही है, बारिश करा रहा है, पश्चिम बंगाल भी है क्योंकि उससे तो अलग ही हुआ है। तो ये 5 हो गए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पर ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, मैंने अभी क्वेश्चन जब एनालाइज किया तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन बन रहा है, ये नहीं बन रहा है कि कौन कौन से लगते हैं, बल्कि ये बन रहा है कि कौन सी सीमा नहीं लगती। तो याद रखिएगा नागालैंड और मणिपुर, ये जो 2 राज्य हैं, इनसे बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगती। कौन कौन से 2 राज्य हैं, नागालैंड और मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। हमने पढ़ लिया ना, इनके साथ सीमा लगती है, पर नागालैंड और मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगती। एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, और बार बार यही 2 ऑप्शन ज़्यादातर होते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अलग से कवर कर दिया। और ये बार बार पूछ रहे हैं तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसकी आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो जब भी बांग्लादेश की टीम जीतती है तो वो ज़्यादातर नागिन डांस करती है। आपने कई बार देखा होगा, जब वो भारतीय क्रिकेटर भी खेलते हैं, अगर किसी को आउट करें तब भी वो नागिन डांस करते हैं, इस प्रकार जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। और ज़्यादातर जब भी वो जीतते हैं किसी देश के साथ तो वो नागिन डांस करते हैं। तो हम इसको एक स्टोरी से याद करेंगे, क्योंकि हम अपनी काम की बात देखते हैं कि हमें इससे क्या हम कैसे सीखेंगे। तो जब वो नागिन डांस करते हैं तो नागिन डांस करके वो भारत से नागमणि चाहते हैं।
तो जब भी कोई क्रिकेटर आउट होता है भारत का, तो नागिन डांस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए, भारत से क्या चाहिए? नागमणि चाहिए, क्योंकि उनके पास नागमणि नहीं है, इसलिए वो नागिन डांस कर रहे हैं। तो अब इससे हम कैसे याद रखेंगे? उनके पास नागमणि नहीं है, नाग से यानी कि नागालैंड और मणि से मणिपुर, तो उनके पास क्या नहीं है? नागमणि नहीं है। वो नागमणि किसके पास है? नागमणि तो भारत के पास है। इसीलिए अब इससे हम याद रख पाएंगे कि जो बांग्लादेश है उसे नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती। ये 2 राज्य आप याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि भूटान और म्यांमार, कि भूटान और म्यांमार ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनके साथ किसकी सीमा लगती है? तो सबसे पहले देखते हैं भूटान। तो भूटान के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये आप देख रहे हैं भूटान। तो भूटान के बगल में तो सिक्किम ही है, ये है सिक्किम। एक तो ऐसे होगा, अगर आपका मैप याद है, आपको दिमाग में रखिए, तो अगर आंखें बंद करके भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये भूटान है, तो इधर सिक्किम है, एक राज्य ये हो गया। और सिक्किम इधर तो अरुणाचल प्रदेश है, 2 इधर 2 हो गए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और ये आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल पूरा ऊपर तक गया हुआ है ना, यहाँ तक। तो एक ये हो गया, 3 हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और बचा कौन सा? असम। तो ये 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ। फिर से देखिए, दोबारा देखिए, इधर लेफ्ट साइड में कौन सा है? सिक्किम। राइट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 2 ये हो गए, और पश्चिम बंगाल ने नीचे से इसको ऊपर उठा हुआ है, 3 हो गए, और असम ने इसको बराबर किया हुआ है, तो 4 हो गए। ये 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ। तो भूटान के बाद अब हम देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार, तो ये पूरी रेखा, इसके जितने भी राज्य हैं इस तरफ के, ये सारे लगते हैं म्यांमार के साथ। जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य ये साथ किनारे पर हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है नागमणि। नागमणि दोनों साथ साथ है, मतलब कि नागालैंड और मणिपुर साथ साथ है। और नीचे है मिजोरम। सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और नागमणि साथ में ही है, नाग के साथ ही मणि होती है, नागालैंड और मणिपुर, लास्ट में है मिजोरम। तो ये 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। तो भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमने देख लिए। अब हम बाकी जो बचे हैं इन्हें देखते हैं। तो भूटान तो कवर ही हो गया, ये तो हमने कवर कर लिया। हम देखते हैं नेपाल की। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? ये तो और भी आसान है, देखिए कैसे। ये आपको पता है, ये है नेपाल। नेपाल के इधर से उत्तराखंड ने दबाया हुआ है, और इधर से सिक्किम ने दबाया हुआ है, दोनों के बीच में है नेपाल। तो एक तो हो गया उत्तराखंड, और हो गया सिक्किम, और उसके नीचे है उत्तर प्रदेश और बिहार। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो नेपाल आते जाते रहते हैं। 4 तो यहीं पर हो गए, तो एक बचा। अब बताइए एक कौन सा बचा? तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है ये नीचे से ऊपर तक गया हुआ है, देख रहे हैं ना ये। तो 5 राज्यों की सीमा लगी। एक बार दोबारा देखिए, कौन कौन सा? उधर से उत्तराखंड ने दबाया हुआ है, इधर से सिक्किम। तो उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में है नेपाल, और नीचे से उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका तो बॉर्डर लगता ही है। 4 ये हो गए, एक बचा कौन सा? अपना पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी नेपाल के साथ सीमा लगती है, और भूटान तो हमने पीछे कवर कर लिया। तो हमारे ये हो गए। अब लास्ट में हमारा एक बचा चीन। अब इसकी भी हम देख लेते हैं कि चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगेगी? सबसे ऊपर लद्दाख की सीमा लगेगी। याद रखिएगा, पहले हमारी जम्मू कश्मीर की सीमा भी लगती थी, पर अब हमारा ये ऊपर वाला एरिया ये तो लद्दाख हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती। नए मैप के अकॉर्डिंग हमारी लद्दाख की सीमा चीन के साथ लगती है। लद्दाख के नीचे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में तो नेपाल है, ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं। उसके बाद है सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तो आपको याद ही होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तो वो आए दिन अपने कहता है कि हमारा ज़मीनी हमारे अंडर है। तो आपको पता ही होगा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये तो ऐसे ही आपको याद होंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये बाकी की 3 हैं। तो ये 5 राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ। तो यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी कवर की। अब हम इसका टेस्ट लगाते हैं कि कौन कौन से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो इसे पूछे गए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, तो भारत कहाँ पर स्थित है? हमने देखा कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध और कहाँ पर? पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं उसको हम साथ साथ ही देखते जाएंगे। अगर हमने पीछे नहीं पढ़ा तो साथ साथ कवर कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति कैसी है? ज़्यादातर आपको लगती होगी कि भारत की आकृति त्रिकोणीय है, पर यह गलत है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। याद रखिएगा कौन सी आकृति है भारत की? चतुष्कोणीय। तीसरा क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तो जब भी ऐसा है संख्या, तो भारत की जो क्षेत्रफल 3 से शुरू होता है और 3 से ही खत्म होता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो। याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो ये ऊपर से तो 3,214 है, और पूर्व से पश्चिम में है 2,933 किलोमीटर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इन्होंने मुख्य भूमि की ही पूछी है क्योंकि ऑप्शन से पता लग रहा है हमें। तो भारत की तट रेखा की लंबाई मतलब कि ये जो एरिया है इसकी लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो जैसे अब हम देखते हैं कि भारत एशिया का अंग था, तो ये प्राचीन के समय की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन समय ये किसका अंग था, तो उस समय ये जम्बू द्वीप का अंग था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के अंतर का में कितना अंतर है। तो जो हमारा भारत की मानक समय रेखा है ये कितनी आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो हमने पढ़ा था कि 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, देख ही रहे हैं आप, ये कितना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि पूरे विश्व का हमारा भारत का कितना हिस्सा है, तो 2.4% हमारा भारत है पूरे विश्व का हिस्सा। क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहे हैं ये। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से 17.5% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, मतलब जो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो हमने पीछे पढ़ा था कितने राज्य थे, 9 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 4। तो यहाँ पर राज्य पूछा है तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से ये शायद में लिख लिए, अब देख लेना, हमने पीछे पढ़ भी लिए थे। और केंद्र शासित प्रदेश पूछते तो वो 4 थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो कौन सा राज्य था जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, रेलवे में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो गुजरात है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अब आती है बात कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा था, उत्तरी था इंदिरा कोल। इंदिरा कोल से लेके मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट, तो दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तरी पूछा होता तो इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये तो है इंदिरा पॉइंट, और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। तो इसके कुल 4 नाम हैं। एक तो है इंदिरा पॉइंट और इसके 3 नाम अलग हैं, वो भी आप देख लीजिए। पहला है पार्सन पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग भी कहते हैं, और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है, तो पिगमेलियन, ये तो आपको याद होना चाहिए। और बाकी भी याद होनी चाहिए कि पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और लाही चिंग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से सभी। तो ये इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है, इनमें से सभी, ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ये तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसमें से आपको कौन सा डिजिट है जो जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका राइट आंसर होगा। हमने पीछे ट्रिक से भी देखा था कि ऊपर से 2, मैंने कहा था 2 डिजिट याद रखना। जैसे एक डिजिट मिल गई आपको 84, तो 4 में से 1 कम किया 3, और 8 में से कम किया 7। हमने वहाँ पर जोड़ा था ना, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो ऊपर था 37 और नीचे था 84। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 84, मतलब कि 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। ये पूछना है कि कितनी देशांतर रेखा जो भारत के ऊपर से गुजरी है, जो हम अपना टाइम जोन मानते हैं। तो 82.5 डिग्री को मानते थे। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन भी है 82.5 डिग्री और डी ऑप्शन भी है 82 डिग्री 30 मिनट, दोनों ऑप्शन सेम है। तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा सही है। तो मैंने बताया था ना कि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह भारतीय मानक समय रेखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो उस समय मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी नागिन डांस कर रहे हैं। क्यों, किस लिए नागिन डांस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत से क्या चाहिए, नागमणि चाहिए। उनके पास नागमणि नहीं है, तो यहाँ पर नागालैंड नहीं है, आंसर कौन सा है, मणिपुर है। तो ये मणिपुर सही होगा। तो जो मणिपुर है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। उसके बाद कुछ 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपर है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती हो, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन। हम अपने ट्रिक से याद किया था ना, राइट आंसर होगा चीन। रुक चीन, रू से रुक से रूस, उसके बाद का से कनाडा, ये पहला और दूसरा हो गया। उसके बाद चीन, तो तीसरे नंबर पे था चीन। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो सर क्रीक है, ये सबसे पश्चिमी भाग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे उत्तरी पूछा जाए
तिंजराकोल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट और पूर्वी वालंगू। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।